हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 22 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमारे काम के हो जाते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोस्ट इंटरव्यू ऑफ जॉर्ज लेमेत्रे डिस्कवर्ड। तो एक साइंटिस्ट आप कह सकते हो थे जॉर्ज लेमेत्रे, ओके। और इन्होंने बेसिकली जो बिग बैंग थ्योरी है ठीक है, उसका शुरुआत की, ओके। उनको फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो इनके कुछ इंटरव्यू थे, उनकी कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह सब गायब थी, लेकिन अब उनको रीडिस्कवर यहाँ पर किया गया है। तो जब ये रीडिस्कवर किया गया है तो सिंपल सी बात ये है कि हमें इससे काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। जो बिग बैंग थ्योरी है, जो आज भी मान्यता रखती है कि यूनिवर्स में किस तरीके से शुरुआत हुई, ओके, और वो किस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, तो उन सब के बारे में हमें और नई चीज़ें जो हैं वो इन इंटरव्यूज़ वगैरह के ज़रिए जानने के लिए मिलेंगी, ओके। तो आर्टिकल में काम का क्या था? काम का ये था कि आपको इनका नाम याद रखना है, ओके, जॉर्ज लेमेत्रे। और उसके साथ आपको ये याद रखना है कि इनको ओरिजिनेटर ऑफ बिग बैंग थ्योरी या फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर कहा जाता है। और इन्होंने ये बताया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ओके। जब यूनिवर्स एक्सपेंड होगा तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर जो मैटर है वो भी एक दूसरे से दूर जाएगा। तो ये बात इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के जरिए जो है वो सिद्ध करने की कोशिश की, ओके। और दूसरी चीज़ आपको इसके अंदर ये ध्यान में रखनी है कि इनके अगेंस्ट में जो थ्योरी चलती थी उसका नाम था स्टेडी स्टेट थ्योरी। और क्या नाम था? स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये लिखा हुआ है देखो, ओके। तो ये जो स्टेडी स्टेट थ्योरी थी, ये थ्योरी दी गई थी बाय फ्रेड होले, ओके, HOYLE। और बाकी और कुछ साइंटिस्ट भी थे, लेकिन मेन जो हैं वो आपको यही याद रखने हैं। तो फ्रेड होयले इन्होंने ये कहा था कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक है। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ओके। तो ऐसे ही स्टेडी स्टेट थ्योरी के अंदर में फ्रेड होयले ने कहा कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक है और गैलेक्सीज जहाँ पर हैं वहीं पर ही रहती हैं। तो दोनों थ्योरी जो हैं वो आपस में एकदम कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी हैं। दोनों थ्योरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की बातें की जाती हैं। ये वाला जो पॉइंट मैंने अब हाईलाइट किया है, ये स्टेडी स्टेट थ्योरी को दिखाता है। और जो रेड कलर का पॉइंट यहाँ पर जो है वो मार्क किया गया है, वो बिग बैंग थ्योरी की बातों को जो है वो बताता है, ओके। बाकी इसके अंदर से आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेडी स्टेट थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चले और यहाँ पर लिखा गया है कि जीन्स दैट मेड वेल्स टू ग्रो अ जायंट साइज आइडेंटिफाई। तो वेल्स आपको पता है कि कितनी बड़ी होती हैं, ओके। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो वो साइज़ इतना बड़ा कैसे हो गया? उनके अंदर में कुछ स्पेशल तरीके के जीन्स पाए जाते थे, इसकी वजह से ये साइज़ इतना बड़ा हो गया। तो उन जीन्स को अब यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। इन जीन्स का कुछ नाम भी है, GHSR है या ये सब कुछ नाम है, लेकिन इन सब से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो ओके, तो आर्टिकल से कोई भी पॉइंट हमारे काम का नहीं निकलता। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने लाइटनिंग स्ट्राइक जो है वो देखी होंगी, ओके, और उसकी वजह से जो तबाही होती है वो भी आपने देखी होगी या खबरें तो सुनी होंगी, ओके। तो अब क्या है कि एक पावरफुल लेज़र जो है वो यहाँ पर डेवलप की गई है, जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक जो आती है उसको डाइवर्ट करने के काम में आएगी, ओके। मान लो कि किसी बिल्डिंग पर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरने वाली थी, तो उस लेज़र की मदद से हम उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक का जो पाथ है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, और ये सब काम जो है वो एक पावरफुल लेज़र की मदद से यहाँ पर किया जाएगा, ओके। तो ये एक तरीके से लाइटनिंग प्रोटेक्शन मेथड के रूप में वर्क करेगा। और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी जो भी कुछ होते हैं, ओके, तो उनको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एक तरीके से लाइटनिंग प्रोटेक्शन मेथड्स के रूप में हमारे पास ये वर्क करेंगे। अभी तक जनरली क्या है कि एक ही चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है लाइटनिंग को रोकने के लिए, और वो है आपका फ्रैंकलिन रोड। जैसा कि इमेज में देख सकते हो, ये जो छतों के ऊपर पे रोड लगाई जाती है इसको फ्रैंकलिन रोड कहा जाता है। और ये मेटल की रोड होती है, सारे के सारे चार्ज को एब्जॉर्ब करके ये अर्थ के अंदर में जो है वो भेज देती है। तो इससे जो है वो नुकसान नहीं होता, और उसकी जो क्षमता है लाइटनिंग की वो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रैंकलिन रोड तो काम कर ही रही है, लेकिन हमें नए आविष्कारों की ज़रूरत हमेशा से पड़ती है। तो अब ये जो बीम है लेज़र की, ये इसके अल्टरनेटिव के रूप में वर्क यहाँ पर करेगी, ओके।
खैर कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं निकलती, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक की जब बात कर रहे हैं डिजास्टर वगैरह के अंदर तो लिख सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि मेडागास्कर जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से थ्रेटन है अगर एक्सटिंक्शन हो गया तो। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो कि ख़त्म होती चली जा रही हैं। ओके, तो उन स्पीसीज़ का ख़त्म होना सीधे सीधे कारण बनता है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो होगा। और जब एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो आप समझ जाइए कि वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी का एरिया है वो पूरा का पूरा थ्रेट में आ जाता है, खतरे में आ जाता है। तो ऐसे ही मेडागास्कर के अंदर में भी काफ़ी सारी स्पीसीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे बहुत सारे लेमूर्स हैं, ओके, लाइक ओके, तो रिंग टेल्ड लेमूर हो गए, या बाकी के आपके कैमलियन हो गए जो कि दुनिया के सबसे छोटे कैमलोन के रूप में भी जाने जाते हैं। और भी बहुत सारी स्पीसीज़ हो गई जो कि धीरे धीरे एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं। और इसके पीछे के कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं और कुछ ज़्यादातर जो हैं वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस हैं। ओके, बट उन सब की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उससे एक्सटिंक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, इतनी बात तो हमें पहले से ही पता है। इसके बाद लिखा हुआ है आर्टिकल कि वाई इंडिया हैज़ नॉट बिजनेस्ड एनी सर्ज इन द केसेस फॉर मंथ्स। इंडिया के अंदर में कोविड-19 के जो केसेस हैं रिसेंट मंथ में क्यों नहीं मिले देखने के लिए। आपने सुना होगा चाइना में नई वेव्स यहाँ पर आ रही हैं। ओके, इवन उन्होंने अपनी जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है वो भी लॉन्च की, बट इंडिया में जो है वो ऐसा कुछ देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिला। तो केसेस की संख्या क्यों यहाँ पर कम निकल करके आई है। तो पढ़ने को पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बट यकीन मानिए कि आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन इसकी एक भी लाइन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस बीच वाले इमेज को अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो आपका काम हो जाना है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगस्त 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर में जो डेली केसेस हैं, फ्रेश केसेस जो कोविड-19 के निकल करके आते, उनकी संख्या काफ़ी लो यहाँ पर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगस्त 2022 या जून 2022 की अगर हम बात करें तो उस दौरान थर्ड वेव चल रही थी। और उस दौरान जो सर्ज हुए केसेस में वो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के कारण यहाँ पर हुए थे। अब अब इसके बाद कुछ नए वेरिएंट्स और भी आए, कुछ नए रिकॉम्बिनेंट्स भी आए। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कई बार बताया भी गया है। ओके, दो सब वेरिएंट्स या वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जब मिक्स हो जाए तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है वो हो जाता है। तो कई सारे सब वेरिएंट, कई सारे रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद कोई भारी केस सर्ज देखने के लिए नहीं मिले, यानी केसेस की संख्या उतनी तेज़ी से यहाँ पर नहीं बढ़ी। इसके पीछे का एक कारण बताया जा रहा है हाइब्रिड इम्यूनिटी। हाइब्रिड इम्यूनिटी बेसिकली आप कहते हो कि जब आप नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू भी इम्यून हो जाओ और साथ साथ आपको वैक्सीनेशन भी यहाँ पर दे दिया जाए, यानी कि नेचुरल और कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल दोनों तरीके की जब इम्यूनिटी आप हासिल कर लो तो उसको हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जाता है। और स्पेशली जो 12 साल से ऊपर के लोग हैं इंडिया के अंदर, उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाइब्रिड इम्यूनिटी हासिल कर ली है। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो हमें यहाँ पर एक सक्सेसफुल या सफिशिएंट प्रोटेक्शन जो है वो हासिल कराती है, ताकि पीपल जो है वो री इन्फेक्ट ना हो। ओके, इसके अलावा आप देखो कि काफ़ी सारी वैक्सीनेशन के काम यहाँ पर किए गए और इम्यून सिस्टम जो है वो लोगों का बेहतर यहाँ पर किया गया। तो अब ये सिचुएशन है जिसकी वजह से केसेस जो है वो कम निकल करके आ रहे हैं। ओके, तो सिर्फ एक लाइन ये ज़रूरी थी, ये वाली हाइब्रिड इम्यूनिटी वाली, बाकी इसमें कुछ भी किसी और तरीके से काम की चीज़ नहीं निकल करके आती। मैंने पूरा आर्टिकल इसको यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इससे ही काम यहाँ पर हो जाएगा। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी के कारण केसेस की संख्या लो निकल करके आई। आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल आपको इस पॉइंट पर मिलेगा कि ऊटी है या आपका उदगमंडलम है। ओके, तो कुछ ये रीज़न है साउथ के जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे यहाँ पर चला गया। तो इसके पीछे का क्या कारण है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो 0 से नीचे चला गया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई टेम्परेचर आप देखो माइनस का 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी यहाँ पर चला गया। तो ये टेम्परेचर क्यों यहाँ पर गया, उसके पीछे के कारण इससे नीचे बताए गए हैं। अगर हम बात करें आगे और जानने की कोशिश करें कि व्हाट हैड कोज्ड द मरकरी टू डिप सो लो इन द फिंगर पोस्ट, क्यों टेम्परेचर इतना नीचे यहाँ पर चला गया।
तो आंसर बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, आंसर 21वीं सेंचुरी के वेदर पैटर्न्स को लेकर के है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना जो भी पूरी दुनिया में होता है वो है आपका इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के अंदर। आपको पता है एक होता है अल नीनो सदर्न ओसिलेशन, उसके दो फेज़ होते हैं, एक ला नीना और एक अल नीनो। ये दोनों के दोनों पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स को चेंज करने का ही काम करते हैं बेसिकली। तो अभी क्या है कि इंडिया पिछले 3 सालों से लगातार ला नीना जैसी कंडीशंस को फेस कर रहा है। ला नीना कंडीशंस में अगर हम देखें बेसिकली, तो आपका जो, देखो अगर मैं मैप की बात करूं तो जो आपका पैसिफिक ओशियन है या इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पर कंडीशन क्या रहती है कि ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर होता है और ये आपका साउथ अमेरिका यहाँ पर होता है, जिसमें बेसिकली इक्वाडोर का जो कोस्ट है वो यहाँ पर निकल करके आता है। तो ट्रेड विंड्स वगैरह जब यहाँ पर आपकी शिफ्ट करती हैं, या ट्रेड विंड्स जो हैं वो जब आपकी वीक हो जाती हैं, तो वार्म वाटर जो कि आपका साउथ अमेरिकन कोस्ट पर होना चाहिए था वो आपका शिफ्ट हो जाता है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, और साउथ अमेरिकन कोस्ट का जो वाटर है वो कोल्ड हो जाता है। ये सब चीज़ें कॉमन है। ये ला नीना और अल नीनो क्या होते हैं ये हर एक ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर में पढ़ाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा पूरा कोर्स कवर होने के बाद भी, इसका मतलब आपने गलती की है पढ़ने में कहीं ना कहीं। ओके, मतलब ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है। तो अभी यहाँ पर अल नीनो और ला नीना के बारे में पूरा डिटेल में नहीं कवर किया जा सकता, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम पिछले 3 साल से ला नीना जैसी कंडीशंस को झेल रहे हैं। हम यानी इंडिया इस कंडीशन को झेल रहा है, जबकि लानीना का जो फेज़ है वो फिनोमिना है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन का। तो पैसिफिक ओशियन में चेंजेस के कारण इंडिया में या और कंट्रीज़ के ऊपर में भी एनवायरनमेंट और वेदर में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये चीज़ क्या है ला नीना, ये यहाँ पर लिखी हुई है। तो ट्रेड विंड्स जो हैं वो आपकी साउथ अमेरिकन स्पेशली इक्वाडोर कोस्ट के आसपास का जो गर्म पानी है उसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ यहाँ पर ले जाती हैं, और इधर का जो एनवायरनमेंट है वो कोल्ड यहाँ पर हो जाता है। तो एक तरीके से हीट मूवमेंट हुई और इसके ग्लोबल कंसिक्वेंस देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के ऊपर ला नीना की वजह से समर मानसून इंटेंसिफाई हो जाते हैं, भारी बारिश होती है मानसून के दौरान इंडिया में। ओके, इसके अलावा लिखा हुआ देखो ब्रिंग एक्सेस रेनफॉल, और साथ ही साथ विंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड यहाँ पर हो जाती है। तो विंटर कोल्ड होने का एक कारण ला नीना का परसिस्टेंस भी है। पिछले 3 सालों से हम ला नीना की कंडीशन को झेल रहे हैं। ओके, देखो सब सब सारी बातें लिखी हुई हैं कि 3 कंजिक्यूटिव विंटर्स जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, जिसकी वजह से कोल्डनेस डीपर हो गई है इन द साउथ और इवन पूरे इंडिया के अंदर में। ओके, तो कोल्डनेस की कंडीशन काफ़ी खतरनाक यहाँ पर हो गई है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि अल नीनो सदर्न ओसिलेशन के 2 फेज़ हैं, एक है ला नीना एक है अल नीनो। तो ला नीना जो है वो अल नीनो का अपोजिट होता है। अल नीनो में क्या होता है फिर, देखो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, वार्म वाटर इधर शिफ्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर। तो अल नीनो में उल्टा यहाँ पर होता है। अल नीनो में जो सदर्न कोस्ट होता है, मतलब जो साउथ अमेरिका का इक्वाडोर वाला कोस्ट है वो बहुत गर्म हो जाता है, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है वो यहाँ पर कोल्ड जो वाटर है वो यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो लिखा हुआ है कि इन विच इक्वेटोरियल वाटर्स ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट बिकम अनयूजुअली वार्मर। ओके, तो साउथ अमेरिकन कोस्ट का जो वाटर है वो काफ़ी वार्म यहाँ पर हो जाता है, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट वेव्स हैं, ओके, वो नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट होकर के साउथ की तरफ को यहाँ पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया के अंदर में कोल्ड विंटर्स को लेकर के आता है, स्पेशली इन द नॉर्थ। लानीना के अंदर दूसरी कंडीशन होती है। लानीना में ये होता है कि जो विंड्स यहाँ पर आती हैं, चिल विंड्स, वो हमारी कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ना आकर के साइबेरियन हाई से आती हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये इंडिया का मैप है तो अल नीनो के दौरान जो इंडिया के अंदर में कोल्ड वेव्स यहाँ पर आएंगी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आएंगी, और ला नीना के दौरान जो इंडिया के अंदर कोल्ड वेव्स आएंगी वो ऊपर से यानी हिमालयन को क्रॉस करके साइबेरियन हाई से आएंगी। साइबेरियन हाई का मतलब क्या होता है, साइबेरियन हाई का मतलब होता है कि जो साइबेरियन रीजन है, स्पेशली जो रशियन रीजन है या फिर आपका लेक बैकाल के आसपास का रीजन है, वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर का मतलब होता है कि वहाँ पर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, जिसका टेम्परेचर सब जीरो यहाँ पर चला जाता है। तो वही जो विंड्स हैं वो आपकी इंडिया की तरफ आने लगती हैं,
ये हम कहते हैं कि भाई इंडिया में ला नीना के दौरान जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं वो साइबेरियन हाई से आ रही हैं। ओके, तो ये इसकी थ्योरी जो है वो निकल करके आती है, और साइबेरियन हाई इंडिया के अंदर में विंटर कोल्ड्स लेकर के आता है, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल बन जाता है। ओके, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर जो है वो पता होनी चाहिए। तो आप देखो कि ला नीना तो है ही, उसके अलावा अगर साइबेरियन हाई भी स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप समझिए कि इंडिया की हालत क्या होगी, स्पेशली साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में ही जो नॉर्मल विंटर होती हैं उससे ज़्यादा कूल विंटर देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, सिंपल से फिनोमिना है। अगर आपको क्लियरिटी है अल नीनो और ला नीना के बारे में तभी आप ये कर पाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अल नीनो के दौरान जो विंटर्स आई वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पर आई, और ला नीना के कारण जो विंटर्स यहाँ पर आई या टेम्परेचर कूल हुआ वो यहाँ पर आपका साइबेरियन हाई के कारण स्पेशली यहाँ पर हुआ। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होंगे, ये चीज़ आपकी समझ में आ जानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट जो हैं वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अल नीनो और ला नीना दोनों को अफेक्ट करेगा, बट हमें जो इसका और ज़्यादा प्रिसाइज मैकेनिज़्म है उसको समझने की ज़रूरत है, और आपको भी सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए कि अल नीनो ला नीना होता क्या है, इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी इतना सब जानने की ज़रूरत आपको भी नहीं है। तो खैर आगे चलते हैं और देखते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लिखा हुआ है रोमन कंक्रीट। तो रोमन जो स्ट्रक्चर्स होते थे पुराने ज़माने के, स्पेशली अगर हम बात करें 128 एडी की, ओके, तो उस समय के जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होते थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होते थे, लाइक डॉक्स हैं या सीवर्स हैं या सी वॉल्स हैं, वो काफ़ी मजबूत होती थी। तो वो मजबूती का कारण क्या है, साइंटिस्ट उसको समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो रोमन कंक्रीट इतना ज़्यादा ड्यूरेबल कैसे था, क्यों था, उसको समझने के लिए साइंटिस्ट अलग अलग तरीके के जो रिमेन्स हैं उनकी स्टडी यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, और ये पता चलता है कि भाई उनके जो मिनरल्स थे उसमें लाइम क्लास्ट वगैरह पाया जाता था, या फिर कुछ और चीज़ें हैं लाइक द पोजोलेनिक मटेरियल यहाँ पर फाउंड होता था। लेकिन हमारे काम की ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब चटपटी खबरें हैं, हमारे सिलेबस में कहीं से कहीं तक फिट नहीं होती हैं। ओके, तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन कॉर्नर भी ख़त्म, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।